घमंडी गोरी जेठानी की चोरी। सरला की दो बहुएं थीं, जिनमें उसकी बड़ी बहू चमेली के फूल की तरह ही सुंदर और गोरी चिट्टी थी, तो वहीं करुणा न तो ज्यादा गोरी थी और न ही सुंदर। चमेली, ओ चमेली। अरे मेरी बुढ़िया सास, आखिर मुझसे चाहती क्या है? अरे चमेली बेटा। ओहो, इन्हें दिखता नहीं है क्या कि मैं फेस मास्क लगाए हुए हूँ? बस चिल्लाए जा रही हैं। आ रही हूँ मम्मी जी। बहू, इतनी देर क्यों लगा दी? क्या काम है आप वो बताइए, मैं बहुत बिजी हूँ। उन दोनों की बातें सुनकर करुणा भी वहां आ गई। सासू माँ, अगर भाभी जी बिजी हैं तो आप मुझे बता दीजिए। नहीं नहीं, तू रहने दे। चमेली, कल हमारी पड़ोस वाली औरत ने घर में महापूजा रखी है, तो मुझे वहां जाने के लिए बाजार से थोड़ा सामान लेकर आना है। फिर क्या था, चमेली को अपनी सास की बात माननी पड़ी और वो उसके साथ बाजार चली गई। माँ और जिठानी जी तो चली गई, अब मुझे भी अपने रोज के कामों में लग जाना चाहिए। करुणा बेचारी अपने रोज के ही घर के कामों में लग गई। चमेली और सरला दोनों बाजार से वापस आ गईं। अरे जेठानी जी, आप आ गई? नहीं, अभी बाजार में ही हूँ। ये जो तुम्हें दिखाई दे रहा है, ये क्या मेरा भूत है? पागल। चमेली मुंह बनाकर अपने कमरे में चली गई। बहू भी नाराज हो गई। चल कोई नहीं, तू इधर आ करुणा। जी। ये देख, ये साड़ी बता कैसी है? वाह माँ, ये साड़ी तो बहुत ही सुंदर है ना? ये साड़ी मैं तेरी जेठानी के लिए लाई हूँ। और देख, वो पागल इसे बिना देखे ही कमरे में चली गई। ले, तू जाकर उसे उसका सामान दे आ। जी जी। करुणा ने चमेली का सारा सामान उठाया और उसे उसके कमरे में ले गई। जेठानी जी, ये आपका सामान माँ ने भिजवाया है। यही रख दो। लेकिन ये साड़ी मेरे लिए क्यों भिजवाई है? शायद कल आपको माँ महापूजा में लेकर जाएंगी। क्या? मुझे कल किसी भी पूजा में नहीं जाना है। मेरी जगह तुम चली जाना। ये सब मेरे नसीब में नहीं। तभी पीछे से सरला आ गई। क्या बातें चल रही है यहाँ? देख चमेली बहू, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन कल तू मेरे साथ महापूजा में जरूर जाएगी। मैं अपनी सहेलियों को अपनी चमेली के फूल जैसी बहू से मिलवाने को बेकरार हूँ, और करुणा घर के काम संभाल लेगी। क्यों, है ना करुणा बहू? जी हाँ। करुणा दुखी होकर वहां से चली गई। सरला भी वापस बाहर आ गई। इस बुढ़िया ने तो मेरी जिंदगी खराब कर दी है। मुझे इससे पीछा छुड़ाने के लिए कुछ सोचना पड़ेगा। सोच चमेली, सोच। चमेली इसी तरह से सोचती हुई अपने कमरे में घूम रही थी कि तभी उसे कुछ सूझा। मिल गया रास्ता मुझे अपनी बुढ़िया सास से पीछा छुड़ाने का। इस तरह से ना मुझे घर का कोई काम करना पड़ेगा और ना ही मेरी सास ग्लू की तरह मुझसे चिपकी रहेगी। चल चमेली, दिखा दे अपना जादू। चमेली ने ऐसा बोलकर उबकाई लेने की एक्टिंग शुरू कर दी। उसकी आवाज सुनकर करुणा और सरला उसके कमरे में आ गईं। बहू क्या हुआ? तू ठीक तो है? मम्मी जी, मेरा ना अचानक ही जी मिचला रहा है, सर भी भारी हो रहा है। ओह। चमेली ने ऐसा बोलकर फिर से जबरदस्ती उबकाई ली और बाथरूम में भाग गई और ऐसे करने लगी कि जैसे उसे उल्टी आ रही हो। बहू, लगता है कि तुझे नजर लग गई है। करुणा और सरला चमेली को पकड़कर बाहर ले आईं और उसे बेड पर बैठा दिया। हाय, मेरी फूल जैसी बहू को किसकी नजर लग गई? बहू, तू यहीं ठहर, मैं नजर उतारने के लिए मिर्च लेकर आती हूँ। नहीं मम्मी जी, आप मेरे लिए मिर्च नहीं इमली ले आइए। मेरा अचानक ही खट्टा खाने का मन हो रहा है। अपनी बहू की ये बात सुनकर सरला का पूरा मूड ही बदल गया और वो अचानक ही खुश होने लगी। क्या बात है सासू माँ? बहू बधाई हो मेरी बच्ची, तू माँ बनने वाली है और मैं दादी। हाय, मैं वारी जाऊं। बहू, तूने आज मुझे दुनिया की सबसे खूबसूरत खुशखबरी दी है। करुणा, तू अपनी जेठानी का ख्याल रखना। मैं बाहर जाकर इसके लिए इमली और भगवान जी का प्रसाद चढ़ा कर आती हूँ। सरला खुशी खुशी वहां से चली गई। जेठानी जी, आप गर्भवती हो तो अब से आप घर का कोई भी काम मत कीजिएगा। हाँ, जानती हूँ। चमेली ने वहीं अपने बिस्तर पर बैठे हुए करुणा को काम पर लगा दिया। वाह, प्लान 1 कंप्लीट। अब मैं जितना चाहूँ आराम कर सकती हूँ। वाह चमेली, आई एम प्राउड ऑफ यू। चमेली के झूठ को लगभग 1 हफ्ता हो चुका था। अचानक ही करुणा को भी चक्कर आया और वो भी गर्भवती हो गई।
ये करुणा क्यों गर्भवती हुई? जो भी हो, मेरे तो सारे काम यही करेगी। ए करुणा, जाओ मम्मी जी से मेरे लिए अचार ले आओ। जी। सीढ़ियों से चढ़ना उतरना, कपड़े धोना और भी घर के सभी काम बेचारी करुणा ही कर रही थी, लेकिन चमेली गर्भवती ना होते हुए भी कुछ नहीं कर रही थी। करुणा, तू यहाँ बैठी है? अरे बेशरम, तेरी जेठानी गर्भवती है, जा जाकर उसे खाना दे दे। माँ, मैं भी गर्भवती ही हूँ ना, क्या इस तरह बार बार सीढ़ियों से चढ़ना उतरना मेरे बच्चे के लिए सही होगा? तो यहाँ बेकार की बातें मत मुझे समझा, जा अब जल्दी से जा। कोई भी बेचारी करुणा की कंडीशन को समझ ही नहीं रहा था, सभी उसे नजरअंदाज कर रहे थे। ये लो भाभी जी खाना। यही रख दो। बेचारी करुणा पर पूरी तरह से अत्याचार हो रहा था। इसी तरह से 4 महीने बीत गई। करुणा का पेट अब बड़ा होने लगा था, तो वहीं दूसरी तरफ चमेली का पेट बिल्कुल पतला था। बहू, तेरा पेट बड़ा क्यों नहीं हो रहा है? वरना जरा करुणा को तो देख। हाँ मम्मी जी। चमेली अपने कमरे में आ गई। अब मैं क्या करूं? मेरा पेट तो बड़ा नहीं होगा। आइडिया। चमेली ने एक तकिया लिया और उसे बेबी बम की तरह अपने पेट पर लगा लिया। लो, हो गया पेट बड़ा। तो जुग जुग जी मेरे तकिए। इसी तरह से कुछ दिन बीत गए। चमेली इसी तरह से तकिया लगाकर सभी का पोपट बना रही थी, लेकिन एक दिन वो किचन में किसी काम से आई और उसे वहीं पर चक्कर आ गया। अरे मेरी बच्ची, तुझे क्या हुआ? दोनों सास बहू ने किसी तरह चमेली को उठाकर सोफा पर लेटा दिया और फिर डॉक्टर को चेकअप के लिए बुलाया। अरे वाह, मुबारक हो, आपकी बहू माँ बनने वाली है। हैं? लेकिन मेरी बहू तो पिछले 4 महीने से गर्भवती है। बिल्कुल नहीं, आपकी बहू बस अभी कुछ दिनों पहले ही गर्भवती हुई है और उसके लक्षण आज से ही दिखाई पड़ने शुरू हुए हैं। आपको किसने बता दिया कि ये 4 महीने पहले से गर्भवती है? वो बस कुछ बात थी, आप ये छोड़िए, ये हमारे घर का मामला है। जी। डॉक्टर वहां से चला गया। कुछ देर बाद चमेली को होश आया और जब उसे ये पता चला कि वो सच में गर्भवती है, तब उसे अपने किए पर बहुत शर्मिंदगी हुई। बहू, इतने दिन तूने हमारा पोपट बनाया, हमें झूठी खुशी दी, क्यों? मुझे माफ कर दो माँ, न जाने मुझे क्या हो गया था। एक मेरी वो बहू है जिसे मैंने कितना प्यार दिया, लेकिन वो मुझे ही धोखा दे गई, और दूसरी ऐसी है जिसे मैंने कभी कुछ नहीं समझा, लेकिन वो मेरे साथ हमेशा खड़ी रही, हमेशा मेरा कहना माना। लेकिन बहू, अगर तुझे दिल से अपनी गलती का एहसास हो गया है तो मैं तुझे माफ करती हूँ। अपनी सास की बात सुनकर चमेली बहुत खुश हुई और उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था, तो उसने सभी से दिल से माफी मांगी। अब सरला के लिए उसकी दोनों बहुएं बराबर थीं और अब सब कुछ ठीक हो चुका था। सासू माँ, जल्दी से गृह प्रवेश कीजिए, मुझे बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है। हाँ शनाया बहू, इस कलश को अपने सीधे पैर से गिराकर अंदर आ जा। शनाया गृह प्रवेश करके अंदर आ जाती है और सुषमा कहती है, हमारे परिवार में तेरा स्वागत है बहू। ये तेरी जेठानी मेघा है और ये उसकी दोनों बेटी गौरी और पूजा, और ये तेरे जेठ जी, और मैं तेरी सास, और ये तेरे ससुर। अपनी सास को सभी से मिलाते देखकर शनाया गुस्से में मन में कहती है, सासू माँ फैमिली का इंट्रोडक्शन तो ऐसे दे रही है जैसे क्रिकेट टीम खड़ी करनी है। शनाया कुछ बोल, वरना ये मिलने मिलाने की मीटिंग लॉन्ग लास्टिंग चलेगी। माँ जी, मैं बहुत थक गई हूँ, आप दहेज का सारा सामान देख लीजिए, मैं कमरे में जा रही हूँ। बड़ी बहू, जा अपनी देवरानी को उसका कमरा दिखा दे। जी माँ जी। अपनी जेठानी का काला रंग देखकर गोरी घमंडी देवरानी उसे घूर घूर कर देखती है। तभी अगले दिन कोई देवरानी के कमरे का दरवाजा खटखटाता है। इतनी सुबह सुबह कौन है? दरवाजा खोलिए देवरानी जी, सुबह हो गई। क्या मुसीबत है, इस कैपेचिनो को चैन नहीं है, सुबह सुबह परेशान करने चली आई। ये कहकर शनाया दरवाजा खोलती है। गुड मॉर्निंग देवरानी जी, जल्दी से नहाकर नीचे आ जाइए, माँ जी ने बुलाया है। शनाया जल्दी से रेडी होकर रसोई में आती है। तभी सुषमा कहती है, आ गई छोटी बहू, आज तेरी पहली रसोई है, तो तू छोले पूरी, रायता और मीठे में गाजर का हलवा बना देना। और हाँ, तेरे ससुर जी पूरी नहीं खाते तो उनके लिए रोटियां सेक देना। जी अच्छा सासू माँ। ऐसा कहकर देवरानी किचन में आकर बर्तन पटकते हुए पहली रसोई का खाना बनाती है। तभी उसका पति पूरब किचन में आता है। क्या बात है, मेरी प्यारी बीवी खाना बना रही है। पूरब प्लीज गो अवे, मैं पहले ही गर्मी से परेशान हूँ, अब
तुम मेरा दिमाग मत खाओ। और हाँ, मैं जो दहेज में एसी लाई हूँ उसे हमारे कमरे में सेट कर देना। ठीक है। कमाल है, अभी तो अप्रैल का महीना ही है, इतनी गर्मी भी नहीं, और इस मैडम को अभी से इतनी गर्मी लग रही है, तो पता नहीं मई जून में क्या होगा। इसके बाद गोरी घमंडी बहू पहली रसोई में बनाया हुआ खाना ससुराल वालों को परोसती है। अरे वाह शनाया बहू, खाना तो बड़ा स्वादिष्ट बनाया है। हाँ बहू, और ये गाजर का हलवा तो गजब का बना है, खाते ही मुंह में घुल गया। सभी को बस ठूसने की पड़ी है, किसी को मेरी परवाह ही नहीं कि मैं पसीने से नहा धोकर खड़ी हूँ। कुछ दिन गुजरने के बाद बहुत ज्यादा गर्मियां शुरू हो जाती हैं, मगर कामचोर देवरानी किसी भी काम को हाथ नहीं लगाती। तभी एक दिन जब शनाया एसी की ठंडी हवा में मजे से अपने कमरे के बेड पर बैठी मैगजीन पढ़ रही होती है, तभी सास वहां आकर बोलती है, अरे छोटी बहू, तेरी शादी को 1 महीना हो गया। वहाँ तेरी जिठानी सारा दिन गर्मी में किचन में काम करती है और तू बस अपने कमरे में जमी रहती है। इस घर को संभालने में तेरी भी कुछ जिम्मेदारियाँ बनती हैं। सास की डांट सुनकर कामचोर देवरानी मन ही मन कामों का कैलकुलेशन करने लगती है। गर्मी में काम करने का मतलब अपने गोरे रंग की वाट लगाना। नो 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 नो, मैं अपनी ब्यूटी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगी, वरना मेरा रंग भी उस कैपेचिनो के जैसे काला पड़ जाएगा। कुछ सोच शनाया। माँ जी, अब आपको क्या बताऊं, जेठानी जी को अकेले भरी गर्मी में काम करता देखकर मेरी तो आंखें भर आती हैं। मगर क्या करूं, माँ ने मुझे कहा था कि जब तक हाथों की मेहंदी नहीं छूटती काम नहीं करना चाहिए, वरना अपशगुन होता है। अरे ऐसे भी कौन सी मेहंदी लगाई है तूने जो महीने भर में नहीं छूटी? एशियन पेंट की पुताई तो है नहीं जो सालों साल चलेगी। ये सारी बहानेबाजी मैं खूब समझती हूँ। चल उठ और जाकर किचन में कटहल काट। सास को भड़कता देखकर कामचोर देवरानी भीगी बिल्ली की तरह किचन में आकर कटहल काटती है। तभी किचन में हो रही गर्मी से देवरानी के चेहरे का मेकअप छूटने लगता है। तभी मेघा की बेटी पूजा पानी पीने किचन में आती है। अले अले दे तो ताती का तेला इतना गंदा लग रहा है। देवरानी जी, गर्मी के कारण आपके चेहरे का मेकअप गायब हो गया है। अपनी जेठानी और उसकी बेटी को खुद का मजाक बनाता देखकर गोरी घमंडी देवरानी गुस्से में कटहल फेंक कर कहती है, यू ब्लडी ब्लैक टी, तुम दोनों काली कलूटी माँ बेटी की हिम्मत कैसे हुई मेरा मजाक बनाने की? जाओ जाकर एक बार खुद का चेहरा आईने में देखो, दिन दहाड़े अंधेर मचाए रहती हो, भद्दी बदसूरत कहीं की। ऐसा कहकर शनाया गुस्से में अपने कमरे में जाकर एसी में बैठ जाती है। वहीं काली भोली जेठानी भरी गर्मी में खाना बनाती है, जिसमें कि उसकी दोनों काली बेटियां पूजा और गौरी उसका हाथ बटाती हैं। इसे कहते हैं कनेक्शन देकर फ्यूज निकालना। क्या नाटक किया मैंने, मुझे तो आईफा अवार्ड मिलना चाहिए। देवरानी सारा दिन अपने कमरे में बैठकर पॉपकॉर्न खाते हुए मूवी के मजे लूटती है। वहीं लाचार काली जेठानी अकेले ही सारा घर संभालती है। ऐसे ही वक्त गुजरता है, मगर देवरानी के काम चोरी की लत नहीं छूटती। वहीं दूसरी तरफ एक सुबह से रात ढलने तक काम करने के कारण मेघा थकी थकी रहने लगती है। माँ, आप तो देख ही रही हो, सारा दिन गर्मी में काम करने के कारण मेघा कमजोर होती जा रही है। आप शनाया को कुछ समझाइए। ठीक है बेटा, मैं आज ही कुछ करती हूँ। ऐसा कहकर सुषमा सोचने लगती है। तभी उसका पति गोपाल कहता है, अरे क्या हो गया भाग्यवान, बड़ी परेशान हो? कुछ समझ में नहीं आ रहा जी, आखिर ऐसा क्या करूं कि शनाया बहू काम चोरी करना छोड़कर अपनी जिम्मेदारी समझे। मेरी मानो तो तुम दोनों बहू के बीच सुबह शाम का काम बांट दो। ये सुनकर सुषमा अपने दोनों काली गोरी बहुओं को अपने पास बुलाती है। ओ गॉड सासू माँ, यहाँ कितनी गर्मी है। मेरा कमरा कश्मीर की तरह ठंडा है, मगर हॉल की हालत लद्दाख और रेगिस्तान की तरह गर्म है। इतनी भी क्या कंजूसी करना, एक एसी खरीदकर हॉल में लगवा लीजिए। बहू, अपनी ये एसी बीसी की बातें छोड़, मैंने तुम दोनों को दूसरी बात करने के लिए यहाँ बुलाया है। आज से मैंने तुम दोनों के बीच आधा आधा काम बांट दिया है। अब से बड़ी बहू सुबह का काम करेगी और तू शाम का। काम करने की बात सुनकर गोरी देवरानी का मुंह बन जाता है। आई एम सॉरी सासू माँ, मुझसे इतनी गर्मी में कोई काम नहीं होगा। और वैसे भी ये कांताबाई वाले काम ना मेरी काली जेठानी पर ही सूट करते हैं। मेरी स्किन बहुत ही सेंसिटिव है, मुझे काम धाम नहीं होता। बहू, तू कोई छुई मुई नहीं जो मुरझा जाएगी। अब ये बहानेबाजी नहीं चलेगी। अगर काम नहीं होगा तो उठा अपना बोरिया बिस्तर और मायके जाकर मजे कर। ये सुनकर घमंडी शनाया काम के लिए मान जाती है। फिर उसी शाम, शनाया बहू, शाम ढल गई है, चाय तो बना दे।
ओ गॉड ससुर जी, इतनी गर्मी में चाय पीना जरूरी है क्या? सुबह जेठानी जी ने बनाई तो थी चाय। अब तेरे अठन्नी चवन्नी वाले काम चोरी के बहाने काम नहीं आएंगे, जाकर चाय बना। शनाया की बहानेबाजी काम नहीं आती और उसे भरी गर्मी में चाय बनाना पड़ता है। ऐसे ही दिन गुजरता है, जिसे गर्मी में घमंडी कामचोर देवरानी को बहुत सी परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। और एक दिन, ओ गॉड, एक तो ये जानलेवा गर्मी, उस पर ससुराल वालों की फरमाइश ने मुझे फ्रस्ट्रेट कर दिया है। अब कुछ तगड़ा बहाना बनाना पड़ेगा, वरना दिन रात इस गर्मी में आलू की तरह उबलना पड़ेगा। शनाया ऐसा सोच रही होती है, तभी अपनी जेठानी को किचन में आता देख वो बेहोश होने का नाटक करती है। देवरानी जी, आंखें खोलिए, क्या हो गया आपको? मेघा शनाया को कमरे में ले जाती है, तभी सभी कमरे में इकट्ठा हो जाते हैं। देवरानी जी, आपको अचानक क्या हो गया था? पता नहीं जेठानी जी, कुछ दिनों से मेरा जी कच्चा सा हो रहा है, उल्टियां भी आ रही हैं और किचन में जाते ही बेचैनी, पसीना, घबराहट हो रहा है। मुबारक हो देवरानी जी, आप माँ बनने वाली हैं। अब से आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, आप बस आराम कीजिए। कामचोर देवरानी अपनी चंट चाल में कामयाब हो जाती है। एक बार फिर घर की जिम्मेदारियां भोली जेठानी पर पड़ जाती हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन सुषमा डॉक्टर को घर बुलाती है। बहू, ये डॉक्टर डिकोस्टा है, तेरे चेकअप के लिए आए हैं। माँ जी, डॉक्टर की क्या जरूरत थी? जरूरत है डिक्री, अभी हमको चेकअप करने दो। डॉक्टर के चेकअप करने के बाद ही शनाया का झूठ पकड़ा जाता है। डॉक्टर साहब, शनाया और उसका बच्चा ठीक तो है ना? ये प्रेग्नेंट नहीं है, ये खुशखबरी नहीं रही बाबा, फुसखबरी है। क्या हुआ छोटी बहू, तेरा भेद क्या खुला? तू तो भीगी बिल्ली बन गई। देवरानी जी, आपने झूठ बोला, मगर क्यों? क्योंकि मैं काम नहीं करना चाहती थी, इसलिए आप सभी मुझे माफ कर दीजिए। देवरानी जी, आखिर कब तक तुम कामों से भागती रहोगी? जेठानी जी, अब मैं आपकी हेल्प कराऊंगी, क्योंकि बहाने बनाकर और झूठ बोलकर मैं भी थक गई हूँ और मुझे समझ आ गया है कि मैं काम से हमेशा नहीं भाग सकती। आखिर में शनाया काम चोरी छोड़कर अपनी जेठानी के साथ बिना मुंह बनाए मिल बांट कर जिम्मेदारियां निभाने लगती है।